मैं हूं नेहा और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने असल में पूरी दुनिया में व्यक्तिगत सफलता और वेल्थ क्रिएशन की पूरी परिभाषा को आकार दिया है। और मैं हूं राहुल। बिल्कुल, आज हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक के उन मूल सिद्धांतों का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं जो अक्सर सतह पर ही समझे जाते हैं। इस किताब को लगभग हर सफल उद्यमी ने पढ़ा ही होगा। हाँ, और इसके भीतर एक बहुत ही गहरा विवाद छिपा है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। और वो सवाल ये है कि क्या धन और सफलता का निर्माण मुख्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है? मतलब क्या ये पूरी तरह से हमारे विचारों, हमारी प्रबल इच्छा और हमारे अवचेतन मन का खेल है, या फिर ये मौलिक रूप से संरचनात्मक निष्पादन है, जैसे एक सुव्यवस्थित योजना, तकनीकी ज्ञान और निरंतर कार्यप्रणाली का परिणाम। सही कहा। और इस चर्चा में मेरा स्पष्ट रूप से यह मानना है कि ज्वलंत इच्छा, या जिसे हम बर्निंग डिजायर कहते हैं, और अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग ही सफलता के वास्तविक और प्राथमिक निर्माता हैं। एक सही मानसिकता ही वो इकलौती नींव है जिस पर कोई भी साम्राज्य खड़ा होता है। बिना इसके कोई भी योजना काम कर ही नहीं सकती। देखिए, आज के इस डिबेट में शामिल होना वाकई दिलचस्प होने वाला है। मैं इस मानसिकता और इच्छा शक्ति वाले पहलू के महत्व को नकार नहीं रहा हूं। जाहिर है, किसी भी यात्रा की शुरुआत एक विचार से ही होती है। लेकिन मेरा तर्क यह है कि यह मानसिकता केवल एक शुरुआती चिंगारी है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक का अगर हम गहराई से और आलोचनात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि सुव्यवस्थित योजना, विशिष्ट ज्ञान और मास्टरमाइंड नेटवर्क के बिना धन का निर्माण पूरी तरह से असंभव है। बिना किसी ठोस कार्यप्रणाली के कोई भी विचार सिर्फ एक भ्रम या कल्पना मात्र बनकर रह जाता है। मैं समझ सकती हूँ कि आप इस स्ट्रक्चर को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, लेकिन हमें इस किताब के सबसे पहले और सबसे गहरे सिद्धांत पर लौटना होगा। नेपोलियन हिल बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि विचार ही वस्तु हैं। थॉट्स आर थिंग्स। हाँ, वो कहते तो हैं। जब हमारे विचारों को एक निश्चित उद्देश्य, एक अटूट लगन और धन हासिल करने की प्रबल इच्छा के साथ मिला दिया जाता है तो वे सचमुच भौतिक शक्तियों में बदल जाते हैं। ये कोई हवाई या दार्शनिक बात नहीं है। आस्था ही वो प्राथमिक ईंधन है जो हमारे अवचेतन मन को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर देता है। इस बात को साबित करने के लिए थिंक एंड ग्रो रिच बुक में एडविन सी बार्न्स का जो शानदार उदाहरण दिया गया है वो बहुत कुछ कहता है। बार्न्स का उदाहरण वाकई बहुत दिलचस्प है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बस एक सेकंड, मैं इस उदाहरण के उस पहलू पर आना चाहती हूँ जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। जब बार्न्स थॉमस एडिसन से मिलने गए थे तो वे देखने में बिल्कुल एक घुमक्कड़ लग रहे थे। उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई खास डिग्री या विशिष्ट ज्ञान नहीं था और न ही कोई सुव्यवस्थित योजना थी। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, महान एडिसन के साथ काम करने की स्पष्ट और प्रबल इच्छा। वो सही है, इच्छा थी उनके पास। और ध्यान दीजिए, वे एडिसन के लिए काम नहीं करना चाहते थे, वे उनके पार्टनर बनना चाहते थे। उन्होंने अपने पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। बार्न्स की इसी मानसिक अवस्था ने ही उन्हें एक ऐसा चुंबक बना दिया जिसने सालों बाद उस अवसर को उनकी ओर खींचा जब उन्होंने एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन बेची। हमारा मस्तिष्क ही वो कमांड सेंटर है जो सफलता को आकर्षित करता है। अगर बार्न्स सिर्फ योजनाएं बनाते रहते और उनके भीतर वो बर्निंग डिजायर नहीं होती तो वे कभी एडिसन के पार्टनर बन ही नहीं पाते। आपकी बात में दम है कि बार्न्स की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन मुझे लगता है आप यहाँ एक बहुत जरूरी पहलू को नजरअंदाज कर रही हैं। इच्छा केवल एक चाहत है जब तक कि उसे एक ठोस काम करने वाली योजना का रूप ना दिया जाए। एडविन सी बार्न्स ने सिर्फ बैठकर ब्रह्मांड से सफलता को आकर्षित नहीं किया था। आकर्षित तो किया ही था, अवसर खुद चलकर आया था उनके पास। अवसर आया था, पर उन्होंने सालों तक एडिसन के ऑफिस में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम भी तो किया, उस माहौल को समझा। और जब एडिसन बेचने का मौका आया जिसे एडिसन की खुद की सेल्स टीम ने नकार दिया था, तब बार्न्स ने एक प्रॉपर सेल्स और मार्केटिंग प्लान बनाया। ये उनकी सुव्यवस्थित योजना थी। अब अगर हम इसी किताब के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत एंड्रू कार्नेगी की बात करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। कार्नेगी को खुद स्टील निर्माण की कोई खास तकनीकी जानकारी नहीं थी।
उनकी सफलता केवल उनके सकारात्मक विचारों या उनकी आस्था का परिणाम बिल्कुल नहीं थी। तो फिर आपके अनुसार कार्नेगी की सफलता का मुख्य कारण क्या था? उनकी सफलता वास्तव में उनके 50 विशेषज्ञों के मास्टरमाइंड समूह का परिणाम थी। कार्नेगी जानते थे कि एक बड़ा उद्योग खड़ा करने के लिए रसायन विज्ञानियों, इंजीनियरों और प्लांट मैनेजरों की जरूरत होगी। उन्होंने स्टील निर्माण के लिए उन लोगों के विशेष ज्ञान, उनके कौशल और उनके अथक प्रयासों का एक सुव्यवस्थित समन्वय किया था। आज के संदर्भ में सोचिए, एक स्टार्टअप फाउंडर के पास कितनी भी बड़ी बर्निंग डिजायर हो, अगर उसके पास एक अच्छा सीटीओ, एक ऑपरेशंस हेड और एक सॉलिड बिजनेस मॉडल नहीं है तो वो कंपनी कभी स्केल नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति केवल अपने विचारों के दम पर एक विशाल उद्योग खड़ा नहीं कर सकता। ये बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने आज के स्टार्टअप्स का। पर जरा सोचिए कि एक फाउंडर उस सीटीओ को या उन इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करता है। यहीं पर आत्मसुझाव या ऑटो सजेशन का सिद्धांत काम आता है। जब हम आत्मसुझाव की बात करते हैं तो हम केवल शीशे के सामने खड़े होकर सकारात्मक बातें बोलने की बात नहीं कर रहे हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में मेंटल केमिस्ट्री या मानसिक रसायन विज्ञान की बात की गई है। मेंटल केमिस्ट्री। जी, अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझें तो इसका सीधा मतलब है हमारे विचारों का वो मिश्रण जो हमारे अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता है। यदि किसी व्यक्ति के विचार गरीबी के हैं, यदि उसका अवचेतन मन विफलता के प्रति जागरूक है, तो वह कितनी भी सुव्यवस्थित योजनाएं क्यों ना बना ले, वो कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन क्या सिर्फ अवचेतन मन को ट्रेन कर लेने से काम हो जाता है? अवचेतन मन हर उस विचार को भौतिक रूप में ढालने का प्रयास करता है जो उस पर हावी होता है। आत्मसुझाव के माध्यम से ही मस्तिष्क एक शक्तिशाली चुंबक बनता है जो अवसरों को अपनी ओर खींचता है। अगर एक लीडर के भीतर वो सेल्फ बिलीफ नहीं है, वो वेल्थ कॉन्शियसनेस नहीं है, तो सबसे अच्छी टीम और सबसे बेहतरीन मास्टरमाइंड भी बिखर जाएगा। बाहरी निष्पादन हमेशा आंतरिक विश्वास का ही रिफ्लेक्शन होता है। यदि विचार ही सही नहीं है तो बाहरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से निरर्थक हो जाता है। मैं यहां आपसे थोड़ा असहमत हूं। आप अवचेतन मन और इस तथाकथित चुंबकत्व को बहुत अधिक महत्व दे रही हैं, जबकि हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच बुक में निर्णय और लगन को सफलता का असली आधार बताया है। केवल आत्मसुझाव से कोई अवसर आपके दरवाजे पर चलकर नहीं आता, उसे हथौड़े से तराशना पड़ता है। इसके जवाब में मैं हेनरी फोर्ड के V8 मोटर वाले शानदार उदाहरण का हवाला देना चाहूंगा। जब फोर्ड ने 8 सिलेंडरों को एक ही ब्लॉक में ढालने का निर्णय लिया तो उनके सभी बेहतरीन इंजीनियरों ने, जो उनके मास्टरमाइंड का हिस्सा थे, कहा कि यह भौतिक रूप से असंभव है। बिल्कुल, और फोर्ड ने फिर भी उन्हें वो काम करने पर मजबूर किया। ये उनकी मानसिकता ही तो थी। हाँ, लेकिन फोर्ड सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर ब्रह्मांड से उस इंजन के डिजाइन को मैनिफेस्ट करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने इंजीनियरों को आदेश दिया कि वे तब तक काम करते रहें, डिजाइन बदलते रहें, टेस्ट करते रहें, जब तक वे सफल ना हो जाए। फोर्ड की सफलता का मुख्य कारण उनका त्वरित निर्णय लेना और फिर उस पर जिद्दी होकर टिके रहने की क्षमता थी। उन्होंने लगातार 1 साल तक इस प्रोजेक्ट पर पैसा और संसाधन खर्च किए। यह कठोर निष्पादन और अथक प्रयास का परिणाम था। अगर फोर्ड केवल ऑटो सजेशन कर रहे होते और उस पर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाते तो वो इंजन कभी नहीं बनता। कार्य और निरंतरता के बिना आत्मसुझाव केवल एक मृत विचार है। देखिए, फोर्ड के उस जिद्दीपन को आप निष्पादन कह रहे हैं, लेकिन असल में वो उस लगन का ही तो प्रदर्शन था जो उनके अवचेतन मन में बैठ चुका था। बाहरी कार्य हमेशा आंतरिक विश्वास का ही विस्तार होता है। चलिए, हम इस चर्चा को आपके ही द्वारा उठाए गए मास्टरमाइंड सिद्धांत की ओर ले चलते हैं। आप मास्टरमाइंड को केवल विशेषज्ञों के एक कॉर्पोरेट बोर्ड या एक संगठनात्मक ढांचे के रूप में देखते हैं, लेकिन हिल ने इस सिद्धांत को एक गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू से समझाया है, जिसे अक्सर लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। आप उस तीसरी अदृश्य शक्ति की बात कर रही हैं? बिल्कुल। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक साथ पूर्ण सामंजस्य में आते हैं तो वो एक तीसरी अदृश्य शक्ति का निर्माण करते हैं, जिसकी तुलना एक तीसरे मस्तिष्क से की जा सकती है। हिल बताते हैं कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा विचारों की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है और अनंत प्रज्ञा के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। अनंत प्रज्ञा सुनने में बहुत रहस्यमयी लगता है।
जहां लोग अपने व्यक्तिगत लॉजिक से ऊपर उठकर एक ऐसी रचनात्मक ऊर्जा का दोहन करते हैं जो उनके अकेले के बस की बात नहीं थी। मास्टरमाइंड का असली रहस्य इसी अदृश्य, मानसिक और आध्यात्मिक तालमेल में है, न कि केवल बैठकों में बैठकर डेटा और योजनाएं शेयर करने में। मैं इस अनंत प्रज्ञा वाले दृष्टिकोण का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस किताब को कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी बना रहे हैं। हमें मास्टरमाइंड सिद्धांत की विशुद्ध आर्थिक और रणनीतिक उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो बहुत अधिक वास्तविक और मापने योग्य है। हिल ने खुद इस सिद्धांत के 2 हिस्से बताए हैं, आर्थिक और आध्यात्मिक। और सच कहूं तो आर्थिक और रणनीतिक हिस्सा ही वो असली इंजन है जो बड़े बदलाव लाता है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में अमेरिकी स्वतंत्रता का एक बहुत ही ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है जो इस बात को साबित करता है। आप कमिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हिल हमें बताते हैं कि कैसे सैमुअल एडम्स, रिचर्ड हेनरी ली और जॉन हैनकॉक ने इस कमेटी का गठन किया था। ये कोई रहस्यमयी या जादुई शक्ति नहीं थी जो हवा में काम कर रही थी। ये समान लक्ष्य के लिए विशिष्ट ज्ञान, कूटनीति और प्रयासों का एक अत्यंत सुव्यवस्थित समन्वय था। इस व्यवहारिक मास्टरमाइंड नेटवर्क ने 13 कॉलोनियों के बीच लगातार पत्राचार के माध्यम से जानकारी और रणनीतियों का आदान प्रदान किया। इसी सुव्यवस्थित सूचना तंत्र ने अंततः ब्रिटिश साम्राज्य जैसी महाशक्ति को उखाड़ फेंका। वो तो है, उनका समन्वय बहुत सटीक था। बिल्कुल, ये सब संगठन, स्पष्ट योजना और जमीनी स्तर पर समन्वय का परिणाम था। आज के समय में इसे आप एक परफेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या रणनीतिक गठबंधन कह सकते हैं। ये सब बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा से ज्यादा बेहतरीन संचार और प्लानिंग का हाथ था। मैं ये नहीं कह रही कि प्लानिंग जरूरी नहीं है, लेकिन आप बाहरी बाधाओं और संरचनात्मक समन्वय को ही सफलता का अंतिम पैमाना मान रहे हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक के सबसे अहम और अंतिम अध्यायों में से एक हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाएं बाहरी नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से आंतरिक हैं। हिल ने इन्हें डर के 6 भूत कहा है, जैसे गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब स्वास्थ्य का डर। आंतरिक डर वाकई एक बड़ी रुकावट है, ये मैं मानता हूँ। और ये रुकावटें कितनी प्रैक्टिकल हैं, इसे समझिए। आज के दौर में आलोचना का डर सबसे आम है, जिसे हम मॉडर्न भाषा में इम्पोस्टर सिंड्रोम कह सकते हैं। आप कितनी भी उत्कृष्ट कमेटी बना लें या कितना भी बेहतरीन व्यावसायिक ढांचा खड़ा कर लें, यदि किसी व्यक्ति का मस्तिष्क इन डरों से ग्रसित है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाएगी। अनिर्णय, संदेह और डर की ये त्रिमूर्ति किसी भी सुव्यवस्थित योजना को शुरू होने से पहले ही नष्ट कर देती है। लोग अपना प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। जब तक मनुष्य अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं पाता, कोई भी मास्टरमाइंड काम नहीं कर सकता। मानसिक दृढ़ता के बिना सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। आपकी बात सही है कि डर इंसान को पंगु बना देता है, लेकिन क्या सिर्फ डर पर काबू पा लेना या पूरी तरह से निडर होना ही सफलता की गारंटी है? मैं स्वीकार करता हूं कि आंतरिक बाधाएं वास्तविक हैं, लेकिन मेरा अनुभव और किताब के उदाहरण ये बताते हैं कि लोग अक्सर डर के कारण नहीं, बल्कि योजनाओं की कमी और विशिष्ट ज्ञान के अभाव के कारण विफल होते हैं। इस पर थिंक एंड ग्रो रिच बुक का एक और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है आर.यू. डार्बी का, जिसे हम सोने से 3 फुट दूर के नाम से जानते हैं। लेकिन डार्बी की कहानी तो सीधे तौर पर लगन की कमी का उदाहरण है। हाँ, पर जरा उनके फेल होने के असली कारण पर गौर कीजिए। डार्बी डरपोक नहीं थे। उन्होंने सोने की खदान में अपना और अपने रिश्तेदारों का भारी पैसा निवेश किया था। वे कड़ी मेहनत कर रहे थे और उनके पास एक ज्वलंत इच्छा भी थी। लेकिन वे विफल क्यों हुए? क्योंकि जब सोने की नस गायब हो गई तो उन्होंने बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह लिए हार मान ली और मशीनरी बेच दी। उनकी ये असफलता डर या केवल लगन की कमी के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उन्होंने किसी विशेषज्ञ माइनिंग इंजीनियर को काम पर नहीं रखा था। तो आपके हिसाब से मशीनरी बेचना सिर्फ ज्ञान की कमी थी? बिल्कुल। कबाड़ी वाले ने वो मशीनरी खरीदी, एक इंजीनियर को बुलाया और इंजीनियर ने बताया कि खदान में एक फॉल्ट लाइन थी और सोना वहां से सिर्फ 3 फुट दूर था। डार्बी की असफलता का मूल कारण एक तकनीकी विशेषज्ञ की राय न लेना और सुव्यवस्थित योजना का अभाव था। हालांकि बाद में इसी व्यावहारिक सीख ने डार्बी को लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में अत्यधिक सफल बनाया, जब उन्होंने समझ लिया कि जोश के साथ साथ विशेषज्ञों की बात सुनना और संरचनात्मक निर्णय लेना कितना जरूरी है।
ये वाकया वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन मैं इसे फिर भी मानसिकता के चश्मे से ही देखती हूँ। डार्बी का वो उदाहरण वास्तव में ये भी तो साबित करता है कि जब उनकी लगन टूटी तब उन्होंने हार मानी। और लगन क्या है? ये कोई बिजनेस प्लान नहीं है। ये एक मानसिक अवस्था है जिसे प्रबल इच्छा शक्ति के माध्यम से विकसित किया जाता है। डार्बी ने बाद में इंश्योरेंस में सफलता इसलिए पाई क्योंकि उन्होंने उस 3 फुट दूर वाली घटना को अपने अवचेतन मन में एक सबक के रूप में बैठा लिया था। थिंक एंड ग्रो रिच बुक हमें बार बार इसी निष्कर्ष पर लाती है कि मस्तिष्क ही हर चीज का कमांड सेंटर है। धन की चेतना के बिना आपकी सबसे सुव्यवस्थित योजनाएं भी अंततः विफल हो जाएंगी। कोई भी बाहरी संसाधन तब तक उपयोगी नहीं हो सकता जब तक कि व्यक्ति का अवचेतन मन सफलता को आकर्षित करने के लिए तैयार ना हो। मैं ये सारांश देना चाहूंगा कि सही मानसिकता निस्संदेह है, दिशा तय करती है। मैं इसे नकार नहीं रहा हूं। मानसिकता तो स्टीयरिंग व्हील है जो आपको सही रास्ते पर रखता है, लेकिन सुव्यवस्थित योजना, विशिष्ट ज्ञान का एकीकरण, मास्टरमाइंड का सहयोग और निरंतर प्रयास ही वो असली इंजन और वाहन है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। केवल दिशा जानना पर्याप्त नहीं है, आपको उस दिशा में चलने के लिए एक मजबूत संरचना की आवश्यकता होती है। डार्बी, फोर्ड और कार्नेगी के उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि धन का निर्माण केवल ख्यालों में या शून्य में नहीं होता। इसे यथार्थवादी रणनीतियों और ठोस निष्पादन के माध्यम से जमीन पर उतारा जाता है। हम दोनों के तर्कों से ये बात तो बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि नेपोलियन हिल की ये किताब कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है। इसके 13 सिद्धांतों में मानसिक दृढ़ता, अवचेतन मन की समझ और अत्यंत व्यवहारिक कार्यप्रणाली दोनों का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। जहां एक ओर ये आस्था और आत्म सुझाव की बात करती है, वहीं दूसरी ओर ये एक दोष रहित योजना के निर्माण पर भी उतना ही बल देती है। ये उन लोगों के लिए एक संपूर्ण ब्लूप्रिंट है जो अपनी विचार प्रक्रियाओं को ठोस वास्तविकताओं में बदलना चाहते हैं। श्रोताओं को इस पुस्तक में गहराई से उतरने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित होना चाहिए। बिल्कुल, इस किताब में अभी भी अन्वेषण करने के लिए बहुत कुछ शेष है। मानसिकता और निष्पादन के बीच ये जो द्वंद्व है, ये किसी भी व्यक्ति की सफलता के हर स्तर पर मौजूद रहता है। कौन सा पहलू अधिक भारी है, यह श्रोताओं के व्यक्तिगत विवेक और उनकी अपनी व्यावसायिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हमारी आज की इस चर्चा का उद्देश्य किसी एक पक्ष को विजेता घोषित करना नहीं था, बल्कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक के उन गहरे अर्थों और छिपे हुए प्लानिंग वाले पहलुओं को आपके सामने खोलना था, जो अक्सर ऊपरी तौर पर पढ़ने से छूट जाते हैं। अलग-अलग दृष्टिकोणों से ही इस किताब के पूर्ण सत्य को समझा जा सकता है। एकदम सही कहा आपने। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको हमारी ये चर्चा और थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो द ग्रेट बुक पॉडकास्ट शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।